हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के सेगमेंट का जो टॉपिक रखा गया है वो आज की यूथ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप की लीगैलिटी हमारे देश में। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं टॉपिक का। हमारे देश में एक लीगली वेडेड मैरिज को तब माना जाता है जब एक लड़का और एक लड़की के बीच में उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग सारे राइट्स और सेरेमनीज होती हैं, सारे रिचुअल्स होते हैं। लड़के की एज 21 होती है और लड़की की एज 18 या अबव 18 होती है। जब उनके बीच सारे रिचुअल्स के बाद मैरिज होती है तब उसे लीगली वेडेड कपल माना जाता है। अब चलते हैं लिव इन रिलेशनशिप की ओर। लिव इन रिलेशनशिप वैसे तो आप सब इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं, सब लोगों को पता है, फिर भी लिव इन रिलेशनशिप को लीगली तब माना जाता है जब एक लड़का जिसकी मैरिज की तरह ही या तो एज 21 हो या 21 से ज़्यादा हो, और सेम तरीके से एक लड़की जिसकी एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, साथ में रहते हैं पर बिना मैरिज के। ऐसे रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप हमारी कंट्री में एक बहुत लंबे टाइम से टैबू माना गया है। पास्ट में एंशिएंट टाइम्स में ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पर अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो फिर उसका अंजाम ऑनर किलिंग होता है। जो उनकी सोसाइटी है, उनका विलेज है, उनके रिलेटिव्स हैं, वो ऐसे बिना शादी किए गए कपल रहते हुए कपल्स को ऑनर किलिंग का अंजाम देते हैं और उन्हें मार दिया गया है। ऐसे कई केसेस एंशिएंट टाइम से देखने को मिले हैं। लेकिन बदलते टाइम के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को पूरी सहमति दे दी गई है, लीगली सहमति दे दी गई है, और साथ ही इंडिया में भी ये लीगल कर दिया गया है। हालांकि लीगली भले ही हमने इस रिलेशनशिप को मान लिया हो, पर आज भी इंडिया में कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इसे आज भी एक गुनाह मानते हैं। ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में लोगों को पता लगे कि ये कैसे लीगल हुआ और इसके बारे में अवेयरनेस फैले। मैं रेफ़र करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के एक केस को जिसका नाम है नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये इस केस का जजमेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, 6 मई 2018 का ये जजमेंट है। ये वो केस है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगली वैलिड बताया। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस केस में क्या हुआ, एक लड़का था जिसकी एज 21 नहीं थी, 20 थी, और इसी तरह एक लड़की थी जिसकी एज 18 से कम थी। उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट हो गए, वो लोग अलग रहने लगे। इसके बाद क्या होता है, जो लड़की के फादर हैं वो केरला हाई कोर्ट में हेबीज कॉर्पस के अंडर एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं। हेबीज कॉर्पस क्या होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद केरला हाई कोर्ट का जजमेंट लड़की के फादर के फेवर में आ जाता है और लड़की की कस्टडी लड़की के फादर को वापस मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब वो दोनों अलग हो जाते हैं और वो साथ में नहीं रह पाते। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लड़का 21 का हो जाता है, लड़की 18 की हो जाती है। अब वो लोग अपनी शादी को लीगल प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जब उनकी मैरिज हुई थी तो ना तो मैरिज सर्टिफिकेट बना था, ना ही एक लीगल तरीके से राइट्स और सेरेमनीज हुई, इसलिए अपनी मैरिज को लीगल घोषित करने के लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी लीगल एविडेंस नहीं बचता। अब क्या होता है, ऐसे में जो लड़की होती है वो सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करती है, जिसमें वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करती है कि क्योंकि अब लड़के और लड़की की एज लीगली वैलिड हो चुकी है, वो 18 प्लस की हो चुकी है और लड़का 21 प्लस का हो चुका है, इसलिए उन दोनों को साथ रहने की इजाज़त दी जाए और ये लीगली एक्सेप्ट करा जाए कि वो दोनों साथ लीगली रह सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो इस अपील को सुनती है और उनके फेवर में जजमेंट आता है, जिस तरह से ये जजमेंट बन जाता है जिसने लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल माना है। हालांकि इसकी सेम कंडीशन है कि लड़की की एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और लड़के की एज भी 21 या 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना
एक तरीके से हमारा राइट टू लिबर्टी और राइट टू लाइफ में आता है, जिसका मतलब वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के बाद एक लड़का और एक लड़की अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स की मर्ज़ी के खिलाफ, अगर उनकी एज 18 और 21 रिस्पेक्टिवली है, वो लीगली लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक लीगल टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप से निकलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को किस एक्ट में रिकॉग्नाइज करा गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, जो इनैक्ट हुआ था वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए। इस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करा गया है लीगली। कुछ हम वुमेन के राइट्स जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहला राइट है 2003 में एक मलीमता कमेटी बनी थी, जिसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 को एक्सपेंड करा गया। सीआरपीसी का सेक्शन 125 ये कहता है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को फाइनेंशियली मेंटेन करना होगा अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं कर पाती, शादी में भी और शादी के बाद भी। इस सेक्शन को, सेक्शन 125 को हमने एक्सपेंड कर दिया और अब इस सेक्शन के अंडर हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स को भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब अगर एक लड़का और एक लड़की लिव इन में रह रहे हैं तो जो लड़का है उसे लड़की को फाइनेंशियली मेंटेन करना होगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वो एक्ट है जो सक्सेशन का और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में बताता है। अब इस राइट के तहत भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स का एक लेजिटिमेट बेबी बॉन्ड होता है, यानी एक लड़का और लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं उनके बीच एक बायोलॉजिकली बॉन्ड चाइल्ड होता है, उसके अपने फादर की प्रॉपर्टी में वो ही सेम राइट्स होंगे जो एक मैरिड कपल के लड़के या फिर लड़की के होंगे। पहले ऐसा नहीं था, यानी कि अगर एक लड़का और लड़की लिव इन में रहते हैं और उनका लेजिटिमेट बायोलॉजिकल चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में शेयर है, और साथ ही जो लिव इन में लड़की रह रही है उसका अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे यानी कि अपने फादर की प्रॉपर्टी पे राइट है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं उन्हें ये लीगल राइट नहीं है कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकें। जैसे कि मैरिड कपल्स होते हैं हु आर अनेबल टू हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, वो अडॉप्ट करते हैं बच्चा। लिव इन में रहने वाले कपल्स लीगली किसी बेबी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो बायोलॉजिकली चाइल्ड बॉर्न कर सकते हैं जिसे लीगली वैलिड माना जाएगा, लेकिन सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की ये गाइडलाइंस हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हालांकि हमने लीगली एक्सेप्ट कर लिया लिव इन रिलेशनशिप को, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होते, क्योंकि उसमें अलग होना ज़्यादा आसान है। वेयर एज मैरिज अगर होती है तो उसमें अलग होना बहुत मुश्किल है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप का, जिससे कि कोई कपल अगर बाद में अलग हो जाते हैं, इसका इफेक्ट बच्चे पर ना हो, इसलिए उन्हें बच्चा अडॉप्ट करना अलाउड नहीं है। तो आज के हमने वीडियो में बहुत शॉर्ट में समझा लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, कुछ उसके लीगल टर्म्स समझे, हमने नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट समझा, जिसके बाद लिव इन रिलेशनशिप को लीगली वैलिड बताया गया। हालांकि अब भी हमारे समाज में इसे टैबू माना गया है, वेस्टर्न कल्चर का पार्ट माना गया है, बट अगर एक कपल इस तरीके से रहना चाहें या उनकी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों कि उनके लिए मैरिज करना पॉसिबल ना हो तो वो रह सकते हैं। अगर आज के वीडियो से आपको लगता है कि आपको कुछ नॉलेज मिली, कुछ अवेयर हुए आप लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे क्रिमिनल लॉ सीरीज़ के नाम से पेज है, उसे फॉलो कीजिए, जिसमें मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस जिसमें बेसिक नॉलेज लॉ के बारे में होगी वो बनाता रहूँगा। साथ ही जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी केस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए और मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो रेडी कर दूँगा। थैंक यू।